हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि हाउ यूएसएसआर हेल्प इंडिया इन 1971 की वॉर में जब यूएसएसआर जो रशिया जी से टूट के बना उसने हमारी इंडिया की कैसे मदद की थी। इस वीडियो में हम लोग सब टॉपिक्स देखने वाले क्या हैं। इंडो सोवियत ट्रीटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो चंगेज़ खान ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसके बाद यूएसए और वेस्ट जो इंडिया के अपोजिट में आ चुके थे। फिर उसके बाद इंडिया ने जो मैसेज सेंड किया था मॉस्को को। उसके बाद हम लोग जो बेसिकली इस पूरे वीडियो में जो वॉर डिटेल्स है वही जानेंगे ज़्यादातर, क्योंकि 1971 वॉर के बारे में तो सबको पता ही होगा, पर ये यूएस टास्क फोर्स और रशिया की 40 फ्लीट के बीच में जो मैसेज वगैरह हुए थे उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इंडो सोवियत ट्रीटी क्या थी। ये ट्रीटी को इंडो सोवियत ट्रीटी भी बोलते हैं। 1971 में हुई थी 8 अगस्त। या तो इसको अपन लोग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस भी बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और यूएस रशिया के बीच में हुई थी। जैसे लिखा है यहाँ पे, द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971 that specified mutual strategic cooperation. This was a significant deviation from the India's previous position of non-alignment. इसके पहले जो इंडिया की पॉलिसी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट की। पर जब हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन की तब अपने इंडिया का जो झुकाव था वो रशिया की तरफ बढ़ चुका था। इस ट्रीटी में यह था कि अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक होगा तो उसको डिपेंड करने के लिए रशिया को आना ही पड़ेगा। तो 1971 वॉर तो सबको पता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानी जाती है। उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो फिर स्टार्ट कैसे हुई थी कि रिफ्यूजीज जब बांग्लादेश से ज़्यादा आने लगे थे इंडिया में, तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर जब पाकिस्तान को पता चला, उसके बाद हम लोगों ने जो एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान के लिए, ताकि और पाकिस्तान की आर्मी को लॉन्ग रूट लेना पड़ता था कराची से श्रीलंका से चिट्टगोंग। तो फिर उसके कारण फिर पाकिस्तान ने हमारे 5 से 6 एयरबेस के ऊपर एयर बॉम्बिंग की थी। उसके बाद और उसमें फिर बॉम्बिंग के बाद उन्होंने अचानक ऑपरेशन चंगेज खान स्टार्ट कर दिया था। JNK में हॉस्टिलिटी शुरू कर दी थी। On December 3, Pakistan launched Operation Genghis Khan, marking the official initiation of hostilities of the Indo-Pak War 1971. The Indian response was defensive military strategy in the Western Theater, while massive coordinated and decisive offensive thrust in Eastern Theater. On 5 December, United States began attempt. उसके बाद जब हम लोग ने भी वेस्टर्न थिएटर में हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग डिफेंड करेंगे अपना JNK, और फिर जब ईस्टर्न लाहौर साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये मैसिव अटैक करेंगे उनकी टेरिटरी में। तो फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट में था, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन की तरफ से सीज फायर करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे USSR जो था उसने 2 टाइम्स वीटो किया था। उसके बाद फिर जब उसके बाद इंडिया ने रिकग्निशन दिया कि बांग्लादेश को, कि वो एक स्वर्ण और इंडिपेंडेंट देश है। और 8 अगस्त को जब यूनाइटेड वाशिंगटन में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मिला कि इंडिया एक बड़ा ऑफेंस लॉन्च करने वाला है वेस्ट पाकिस्तान पर, जब हम मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करके हम लोगों ने पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान के जो से ईस्ट पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन लोग को मुक्ति वाहिनी ने मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट को जैसे पता चला, तो उन लोगों ने अपनी 7th फ्लीट जो वियतनाम में होती है, ये दूसरी फ्लीट है। उसके पहले भी एक हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 2 में, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी, यूनाइटेड किंगडम की नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी एम्पायर ऑफ जापान के खिलाफ लड़ाई करती थी। तो फिर उन्होंने अपनी 74 टास्क फोर्स को 7th फ्लीट की तरफ से निकाल दिया था वेस्ट बंगाल में। मैं अभी 74 टास्क फोर्स को बता रहा था, ये सेकेंड 74 टास्क फोर्स थी। इसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 में भी एक 74 टास्क फोर्स नाम की यूनिट थी, जो अमेरिकन नेवी क्योंकि इतनी बड़ी है तो उनको फ्लीट में डिवाइड किया है। तो फिर एक फ्लीट है 7th फ्लीट, जो
पैसिफिक ओशन में रहती है, इंडो चाइना, और अभी तो इंडो चाइना पे ध्यान रखती है। उसमें से एक 74 टास्क फोर्स जिसमें 10 शिप थी, जो उस टाइम की बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर भी थी, यूनाइटेड यूएसएस एंटरप्राइज। उसको लीड कर रहे थे रियर एडमिरल डेमन कॉपर। उसके बाद 10 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर जो थी, उनका नाम था यूएसएस किंग, यूएसएस डेक्टर, यूएसएस रिचर्ड एंडरसन, यूएसएस पार्सन, यूएसएस बॉसेल, यूएसएस ऑर्लेक एंड यूएसएस कीन। उसके बाद इन सबको एस्कॉर्ट करने के लिए उन लोगों ने एम्फीबियन शिप और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी भेजी थी। और फिर एक यूएसएस ट्राइपोली करके स्क्वाड्रन था, एम्फीबियन स्क्वाड का, जो पानी में भी चलते और रोड पे भी। और जो ये सब बे ऑफ बंगाल में वियतनाम की तरफ से आते हैं। और यूनाइटेड किंगडम को भी मैसेज मिल चुका था कि उनको भी मैदागास्कर में जो उनकी नेवी है उस साइड से आने के लिए। ये देखो, ये है यूएसएस एंटरप्राइज, और ये है 74 74 टास्क फोर्स। मतलब ये 7th फ्लीट की एक यूनिट है। तो ये 75,000 किलो टन की थी, न्यूक्लियर पावर्ड। और इसके साथ में 70, इसके ऊपर 70 फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। और हमारे पास थी 20,000 टन की आईएनएस विक्रांत। ये एचएमएस ईगल रॉयल नेवी की थी। ये उन्होंने मैदागास्कर की तरफ से अरेबियन सी में भेजी थी, इंडिया को दोनों साइड से चेक करने के लिए। एट द सेम टाइम यूके डिस्पैच एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस ईगल in the Arabian Sea. If went according to the plan, India would be caught in a Pisar attack. The US in Bay of Bengal, UK in Arabian Sea, while Pakistan on land, India was caught. और यूएस और यूके को ये भी लग रहा था कि इंडिया और इंडिया के चाइना भी इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा, तो फिर इंडिया चारों साइड से वॉर में फंसने वाला था। जो हमारे पास था यूएसएस विक्रांत, ये वैसे तो 1946 में बनना बनना शुरू हुआ था रॉयल नेवी में, पर ये बन नहीं पाया। फिर इसके बाद 1952 में इसको जो प्रिंसेस इलाजाबेथ थी उन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद 1961 में इसको इंडिया में लाया गया। फिर 2011 या 12 में इसको डिसकमीशन किया। फिर 13 तक ये म्यूजियम था। उसके बाद इसको डिकमीशन करके स्क्रैप कर दिया। और आईएनएस बजाज करके, वो आईएनएस बजाज की कोई विक्रांत गाड़ी बनाई थी इससे शायद, वो एनएस विक्रांत। और ये जैसे आपने 74 टास्क फोर्स, 7th फ्लीट वगैरह बात की, वैसे इंडिया की भी एक ब्रिगेड ईस्टर्न फ्लीट हुआ करती है जिसमें एनएस विक्रांत, 2 लेपर्ड क्लास फ्रिगेट्स, पेटा कॉर्वेट एंड फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन ईस्टर्न फ्लीट बनाते थे इंडिया की। ये बे ऑफ बंगाल में थी जब हमने पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था उसको सी रूट उसका कट कर दिया था, पीएनएस गाजी जब इसको मारने के लिए निकली थी। तो फिर जब पता चला कि दोनों से, एक साइड से यूके एक साइड से यूएसए आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, तो इंडिया ने ट्रीटी, जो 1971 के अगस्त की ट्रीटी थी, इसका आर्टिकल दिया था कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक होगा तो रशिया को भी बीच में आना पड़ेगा, वो रशिया के टेरिटरी पे हमला माना जाएगा। उसके मदद से फिर इंडिया ने एक मैसेज भेजा था, हेल्प के लिए मैसेज भेजा था। तो इट साइलेंटली सेंड मॉस्को रिक्वेस्ट टू एक्टिवेट सीक्रेट प्रोविजन ऑफ इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी अंडर विच रशिया वॉज बाउंड टू डिफेंड इंडिया इन एनी केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। जिसके हिसाब से रशिया जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसको वो बाउंड था इंडिया को डिफेंड करने के लिए, कोई भी एग्रेशन होता है तो विद टू काउंटर प्रोलॉन्ग ब्रिटिश अमेरिकन थ्रेट, जो ब्रिटिश का यूके एचएमएस ईगल और अमेरिका का यूएसए एंटरप्राइज और 74 टास्क फोर्स, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर आर्म फ्लोटिला व्लादिवोस्टोक पोर्ट से लॉन्च की थी, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हुआ करती थी उस टाइम पे, ऑन October 13 अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ एडमिरल वाल्दामिर क्रुगलाकोव। ये मेन नाम है, इसको आगे मैं और भी बहुत बार यूज करूंगा, एडमिरल वाल्दामिर क्रुगलाकोव, द कमांडर ऑफ 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप पैसिफिक फ्लीट। तो ये कमांडर था 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप का, जो पैसिफिक फ्लीट में, जो चाइना को, यूएसए को चेक करने के लिए रशिया ने बनाई, यूएसएसआर ने बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोल्ड वॉर चल रहा था ना। और जैसे इंडिया ने 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट से रशिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा अलाइन हो चुका था। तो ये सबमरीन, ये जो 10th ऑपरेटिव फ्लीट थी, पैसिफिक फ्लीट, मतलब इसको 40 फ्लीट भी बोलते हैं वो लोग। द रशियन, इसमें जो जो इसकी में The Russian fleet comprised of good number of nuclear armed ships and atomic submarines. Their missiles were of limited range, 300 kilometers.
ये 300 किलोमीटर की थी इसके अंदर में मिसाइल, तो फिर उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर hence it effectively countered the British and American fleet. The Russian commanders had to undertake the risk of encircling them and bring them within the target. दिस दे डिड विद मिलिट्री प्रेसिजन। तो फिर इनकी जो रेंज 300 किलोमीटर थी, तो फिर इनको अगर यूके और यूएसए को चेक करना था, तो इनको जो यूके और बे ऑफ बंगाल में जो यूके और जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जो यूएसए और अरेबियन सी में जो यूके है, उनके पास में जाके उनको घेरा बनाना था, और फिर ये लोग अपने 300 किलोमीटर की जो मिसाइल थी वो लॉन्च कर सकते थे उनके खिलाफ। तो फिर ये देखो, वल्दामिर, एडमिरल वल्दामिर क्रुगलाकov, कमांडर ऑफ 7th फ्लीट, 7 नहीं, ये 10th फ्लीट, जिनके अंडर ये ऑपरेशन हो रहा था रशिया के। तो फिर उस टाइम पे जो इनका एक इंटरव्यू भी लॉन्च हुआ था 2013 में, शायद इनकी अभी डेथ हो चुकी है। तो फिर उन इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर में इनसे पूछा था कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी आपके कमांड में। तो फिर इन्होंने जो इंटरव्यू के सवाल का जवाब दिया था जो उस टाइम पे उन्हें लगा था सही, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वल्दामिर क्रुगलाकोव कहते हैं कि आई रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द चीफ कमांडर टू नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ अमेरिकन नेवी टू द इंडियन मिलिट्री ऑब्जेक्ट। इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि इंडिया के जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्ट थे, बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या क्या था, INS विक्रांति और उसके सपो उसका जो फ्लीट था वो था। तो इनको ऑर्डर मिला था कि इंडिया के किसी भी मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को अमेरिकन नेवी टच ना कर पाए। तो फिर ऑन द वे द अमेरिकन नेवी स्टूड सोवियत क्रूजर, जो जहाँ पर अमेरिका के नेवी स्टूड थी उनके रास्ते में कौन थे, सोवियत क्रूजर, डिस्ट्रॉय एटॉमिक सबमरीन इक्विप्ड विद एंटी शिप मिसाइल के साथ लेस थी। देखो जिनका एडमिरल वल्दमिर क्रुगलाकोव, फॉर्मर 1972-1975 कमांडर ऑफ 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप पैसिफिक फ्लीट। ये तो ये जो अभी 2013 में उनका इंटरव्यू लिया था तब की फोटो इनकी। तो फिर उन्होंने जो मैसेज वापस दिया था, देखो जो कमांडर को वापस जो मैसेज सेंड किया था, वी हैव इन सर्कल देम एंड आई हैव टारगेटेड एंटरप्राइज बाय मिसाइल, जो अमेरिका की सबसे बड़ी अब तक की और उस टाइम के भी यूएसएस एंटरप्राइज थी, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट। तो फिर उसको इन लोगों ने इंसर्कल कर चुका है और ये उनके टारगेट पे मिसाइल के, एंटीशिप मिसाइल के। आई हैव ब्लॉक देम एंड डिड नॉट अलाउ इनक्लोजिंग कराची नॉट टू चिटोगांग नॉट टू ढाका। तो फिर इन्होंने सारे यूके की HMS ईगल और जो 74 टास्क फोर्स थी, ये सारे इनके मिसाइल के ऊपर थे। ये ना तो उन्हें कराची के पास आने वाले, कराची का एक्सेस देने वाले थे, ना चिट्टगांव का, ना ढाका का। चेकमेट हो चुका था मतलब इन लोगों का। उसके बाद फिर जब एक और जनरल थे, एक और एडमिरल थे जो US-74 टास्क फोर्स को 7th फ्लीट और अमेरिका की जो 7th फ्लीट के कमांडर थे, उनका नाम क्या था, एडमिरल डायमंड गॉर्डन। उनका एक वो जब 7th फ्लीट को टास्क फोर्स से जब 7th फ्लीट को अपना मैसेज भेजे थे, तो फिर वो रशियन नेवी ने इंटरसेप्ट किया था। तो उसमें वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो फिर उसके बाद जब जो वल्दामिर कुर्बलाकॉव थे उनको ऊपर से ऑर्डर मिला था कि चीफ कमांडर हैज ऑर्डर मी लीव द subs when they are appear. It was done to demonstrate that they are all indeed Indian Ocean including the Russian submarines. जब ऊपर से कमांडर चीफ कमांडर का ऑर्डर था एडमिरल को कि जब वो अमेरिकन पास आएंगे तब आप हमें अपनी सबमरीन्स को बाहर निकालना है और उन्हें बताना है कि वो लोग अकेले नहीं है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। तो फिर उन्होंने एडमिरल क्रुगलाकोव ने वैसे ही किया था, जैसे अमेरिकन नेवी उनके रेंज में है तो उन्होंने अपने सारे सबमरीन्स को पानी के बाहर निकाला। वो जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी सबमरीन की वो वही थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक बैटल ग्रुप, उन्होंने 74 टास्क फोर्स से जो मैसेज जा रहा था कमांडर एडमिरल डायमंड गॉर्डन का, 7th फ्लीट को USS के लिए, तो वो उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट भेजते कि ही सेंड द रिपोर्ट टू द 7th फ्लीट, सर वी आर टू लेट। ये एक सेंटेंस है वो बहुत फेमस है 1971 वर्ड का, सर वी आर टू लेट। जब अमेरिकन नेवी को पता चलता है कि उनके पहले ही रशियन नेवी आ चुके हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, तो ये वही थे एडमिरल डायमंड गॉर्डन जिन्होंने ये मैसेज भेजा था, सर सॉरी वी आर टू लेट, दे आर रशियन एटॉमिक सबमरीन्स आर हियर एंड बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप। रशिया के एटॉमिक सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में है और बहुत बड़ा कलेक्शन है बैटलशिप्स का। और फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद ये वॉर खत्म हो गई थी जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। उनकी वो PNS गाजी जो INS राजपूत ने डिस्ट्रॉय की थी वो भी इसी के कारण इधर यहीं पर हो गई थी बे ऑफ बंगाल में। वो तो मिस्ट्री है पता नहीं, पर की तो राजपूत नहीं थी।
तो फिर रिजल्ट ऑफ वॉर अगर हम लोग देखें, अभी वॉर तो मैंने कुछ समझा ही नहीं, मैं तो बस जो लड़ाई चल रही थी इंडिया के अलावा जो बाकी नेशन में वही डिस्कस की। जो विनर में तो जो ईस्ट पाकिस्तान टूट के फिर बांग्लादेश बन गया था, उसके बाद इंडिया तो जीत ही चुका था, फिर यूएसएसआर, क्योंकि अमेरिका कुछ कर नहीं पाया था ना। फिर लूजर्स में देखो, पाकिस्तान तो हार गया था अपना आधा हिस्सा। ये श्रीलंका, इन्होंने जब इंडिया ने जब एयर पैसेज ब्लॉक कर दिया, तो फिर ये लोग पाकिस्तानी नेवी को रिफ्यूलिंग का सोर्स थे। उसके बाद ये अमेरिका ये तो खुद वॉर में आ गया था 74 टास्क फोर्स को लेके। चाइना, इसको तो कोई कोई रिपोर्ट्स कहती है कि इनको पहले ही यूएसएसआर ने वार्न किया था कि अगर लड़ाई में पड़ोगे तो इनको भी, इनके साथ भी ज़रा वारदात हो सकती है। तो फिर इसीलिए ये लोग अपने काम से काम रख के ये लोग नहीं आए फिर बाद में, क्योंकि 1962 में भी तो इन्होंने हमें हराया था। तो फिर सिर्फ 1971 में ये पता नहीं है, अगर वो लोग बोलते तो सच होगा। फिर यूके तो अपना एचएमएस ईगल लेके आया था। फिर ईरान, मतलब जब इंडियन नेवी ने जब इनके बहुत सारे टैंकर्स कराची पोर्ट वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर ये लोग उनके एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग देते थे। फिर तो और भी बहुत नेशन थे, लिबिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, ये लोग मोरल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट करते थे यूनाइटेड नेशन में, माइंड गेम्स खेलते थे। तो ये है, जो ग्रीन नेशन है ये सारे पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे। और ये जो ब्लू, मतलब ये एक ही है, यूएसएसआर ही था ना उस टाइम पे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, चेकोस्लोविया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद फिर इंडिया के सपोर्ट में बांग्लादेश, ये तीन ही नेशंस थे। उसके बाद देखो ये पाकिस्तान के लिए यूएसए, यूके, लीबिया, टर्की, कतार, सऊदी अरब, ईरान, इराक। उसके बाद देखो इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, मतलब चाइना वॉर में नहीं आया था पर था तो सपोर्ट में ना। और उसके बाद श्रीलंका, ये तो मेन रिफ्यूलिंग का सोर्स था उनके में। तो ये बस इतना ही था इस वीडियो में।